हेलो एवरीवन। तो आज हम यूनिट नंबर 1 का रिमेनिंग पार्ट कवर करेंगे। इसमें हम टॉपिक्स पढ़ रहे होंगे पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स, श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन और श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन और टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन। ठीक है, तो श्रोडिंगर की इक्वेशन सीखेंगे और हम पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स सीखेंगे। जो आपका ये पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स है, ये हमारी जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है उसी की एप्लीकेशन पे बेस्ड ये हमारा टॉपिक है, पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स। तो आइए समझते हैं इसको। तो सबसे पहले इस पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स से हमारा मतलब है, हम कोई भी एक पार्टिकल कंसिडर करेंगे और वो जो पार्टिकल है वो हमारा फ्री पार्टिकल होगा, उसको हम वन डायमेंशन बॉक्स के अंदर ले रहे होंगे। ठीक है, वन डायमेंशन बॉक्स से आप जानते ही होंगे, यानी कि हमारी केवल लेंथ के अक्रॉस ही हम उसको सपोज कर रहे होंगे। जैसे हमारी 3 डायमेंशन बॉक्स के अंदर लेंथ ब्रेड्थ आती है, तो 1 डायमेंशन बॉक्स के अंदर केवल हमारी लेंथ आ रही होगी। तो यहाँ पे हमने ये पार्टिकल कंसिडर किया है, ये हमारा बॉक्स है और यहाँ पे हमारी ये कुछ बाउंड्री कंडीशंस हैं, इन्हें हम आगे चल कर के पढ़ेंगे कि हमारी बेसिकली बाउंड्री कंडीशंस होती क्या क्या हैं। जैसे इनिशियल बाउंड्री कंडीशन पे हमारा पार्टिकल x इक्वल टू 0 पे है, तो वहाँ पे हमारे साई की वैल्यू 0 आ रही होगी। साई है हमारा वेव फंक्शन, ठीक है, यानी कि x इक्वल टू 0 पे हमारा 0 आएगा, x इक्वल टू l पे भी साई हमारा 0 आएगा। और इनके अलावा यानी कि हमारे इसके बाहर बॉक्स के बाहर भी हमारी साई की वैल्यू 0 आएगी वेव फंक्शन की। और यदि हम x की ग्रेटर देन वैल्यू l कर देते हैं, x को हम l से ज़्यादा बड़ा कर देते हैं, तो वो पार्टिकल हमारा 1 डायमेंशन बॉक्स के अंदर नहीं आ रहा होगा, वो हमारा बेसिकली फिर 3D बॉक्स के अंदर आ जाएगा और वहाँ पे भी हमारी वेव फंक्शन की वैल्यू 0 आ रही होगी। तो यहाँ से आपको ये समझना है, जो हमारा पार्टिकल डिफाइन होगा वो केवल हमारा x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू l लेंथ तक ही हमारा डिराइव हो रहा होगा और वहाँ पे हमारी वेव फंक्शन की वैल्यू 0 नहीं आ रही होगी। वेव फंक्शन हमारा बताता है कि हमारा जो पार्टिकल है उसके अंदर वेव मोशन हो सकता है। आप जानते हैं, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था, हमारे क्योंकि लाइट की 2 नेचर होती हैं। बेसिकली हमारी एक होती है हमारी कि हम उसके अंदर फोटोन ऑफ पैकेट्स ऑफ पार्टिकल ले लेते हैं, एक हमारी पार्टिकल नेचर की होती है और एक हमारी वेव फंक्शन की नेचर के अंदर लाइट हमारी आ रही होती है। तो हमारा वेव फंक्शन उसी के अंदर डिराइव होगा जब वो हमारा 1 डायमेंशन बॉक्स के अक्रॉस लिया जा रहा होगा। अब बाउंड्री कंडीशंस को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे हमको यूज़ पड़ रही होगी पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी हम जब 0 डिफाइन करेंगे तो x की वैल्यू हमारी 0 से l लेंथ तक आ रही होगी और जब हमारी पोटेंशियल एनर्जी v की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी तो वो हमारी x की वैल्यू 0 से l तक नहीं आ रही होगी, बल्कि x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा और x ग्रेटर देन l हो जाएगा। अब जब ये कंडीशंस हमारी ऐसी हो जाएंगी तो वहाँ पे हमारा वेव फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा होगा, उसको हम कह सकते हैं कि साई की वैल्यू हमारी 0 आ रही होगी ग्रेटर देन l से और ग्रेटर देन 0 से। और बाउंड्री कंडीशंस पे x इक्वल टू 0 पे और x इक्वल टू l पे भी हमारा वेव फंक्शन की वैल्यू हमारी 0 आती है। ठीक है, तो इसको डिफाइन करने के लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की। अभी के लिए आप ये समझ सकते हैं कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हम बेसिकली हमारी 2 टाइप्स की होती हैं, टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन और ये हमारी डिफाइंड भी होती हैं 1D के अंदर और 3D के अंदर। तो यहाँ पे हमने फ़िलहाल के लिए यहाँ पे हमने 3 डायमेंशन बॉक्स के अंदर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को कंसिडर किया है। तो 3D के अंदर जब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को लिखेंगे तो उसकी वैल्यू हो जाएगी डेल स्क्वायर साई प्लस 2m बाई एच कट स्क्वायर इंटू ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। ये आप समझ गए, v पोटेंशियल एनर्जी है, ई हमारी टोटल एनर्जी है, साई हमारा वेव फंक्शन है। एच कट की वैल्यू को हम आगे चल करके डिफाइन करेंगे, जिसकी वैल्यू हमारी h/2π से डिफाइन होती है। और यहाँ पे डेल जो है ये हमारा डेल्टा ऑपरेटर है, जो हमारा बता रहा है कि यहाँ पे हम बेसिकली इसको ड्राइव करने के लिए पार्टिकल इन 1 डायमेंशन बॉक्स को ओवरऑल ड्राइव करने के लिए डेल्टा का यूज़ करेंगे और इसको हम डिफरेंशिएट कर रहे होंगे आगे चल करके। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 1D के अंदर कंसिडर किया है। अब क्योंकि हमारा पार्टिकल 1 डायमेंशन बॉक्स के अंदर है तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो हम यूज़ करेंगे वो केवल 1D बॉक्स के लिए यूज़ कर रहे होंगे, यानी कि वहाँ पे हमारा y कंपोनेंट और z कंपोनेंट
नहीं आ रहा होगा तो केवल x कंपोनेंट आएगा, तो डेल स्क्वायर साई बाय डेल एक्स स्क्वायर, या फिर हम इसको कह सकते हैं ये हमारा डेल जो है ये हमारा डाइवर से डिनोट किया जाता है, क्योंकि ये हमारा रिप्रेजेंट करता है पार्शियल डिफरेंशिएशन को। ठीक है, तो टोटल डिफरेंशिएशन हमारा अलग होता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन अलग होता है। जब भी हमको टोटल डिफरेंशिएशन लिखना होगा तो वहाँ पे हम डी यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हम बेसिकली डाइवर यूज़ करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए। और पार्शियल डिफरेंशिएशन हमारा डिफाइंड होता है एक से ज़्यादा वेरिएबल के अंदर। जब हमारी वैल्यू आ रही होती है तो वहाँ पे हम पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वन डायमेंशन बॉक्स के लिए हम यहाँ पे हम लिख सकते हैं डाइवर स्क्वायर बाय साई इज इक्वल अपॉन डाइवर एक्स स्क्वायर प्लस 2m एच कट स्क्वायर ई साई माइनस वी साई इक्वल टू 0। अब हमको कंसिडर करना है कि ये पार्टिकल हमारा फ्री पार्टिकल है, और जब हमारा पार्टिकल फ्री पार्टिकल होगा तो उसके अंदर हमारी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 आ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फ्री पार्टिकल कंसिडर किया है। फ्री पार्टिकल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 होती है, तो कैपिटल V जो है ये हमारा 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से हमारा V का कंपोनेंट हट जाएगा। तो डेल एल स्क्वायर साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2me बाय एच कट स्क्वायर इंटू साई इक्वल टू की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो हमारी टर्म है ओवरऑल 2me डिवाइडेड बाय एच कट स्क्वायर, इसको हमने डिफाइन कर दिया है k से। ठीक है, तो k को हमने कांस्टेंट ट्रीट किया है यहाँ पे, और इसको हमने डिफाइन किया है। अब यहाँ पे हमको बेसिकली सॉल्यूशन निकालना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी आई है? डिफरेंशियल इक्वेशन आई है हमारी इक्वेशन नंबर 4, जहाँ पे हमने k को डिफाइन किया है और इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो इसको सॉल्यूशन के, तो इस इक्वेशन के वेरियस सॉल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे एक सॉल्यूशन कंसिडर किया है जो कि है हमारा a sin kx प्लस b cos kx। ठीक है, अब यहाँ पे इस सॉल्यूशन के बाद जो है हमको वेरियस अप्लाइड करनी है बाउंड्री कंडीशंस। तो पहली बाउंड्री कंडीशन जो अप्लाई करेंगे वो हम अप्लाई करेंगे जब हमारा x की वैल्यू 0 है। आप इसमें भी देख सकते हैं, तो पहली बाउंड्री कंडीशन के अंदर हम x की वैल्यू 0 अप्लाइड करेंगे। सेकंड बाउंड्री कंडीशन के अंदर हम x की वैल्यू l पर डिफाइन करेंगे। इन दोनों बाउंड्री कंडीशन पे वेव फंक्शन की वैल्यू 0 होगी, यानी साई हमारा 0 हो रहा होगा। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जो हमने k की वैल्यू कंसिडर की है वो हमने कौन सी कंसिडर की है। तो k की वैल्यू हमने कांस्टेंट कंसिडर की है, और वो जो हमने कांस्टेंट माना है वो हमने 2me डिवाइड बाय एच कट स्क्वायर को माना है। अब हमारा काम आता है कि हम बाउंड्री कंडीशन से अप्लाई कर देते हैं। तो बाउंड्री कंडीशन से अप्लाई करने के लिए पहले वही x इक्वल टू 0 पे हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे, जहाँ पे हमारी साई की वैल्यू 0 आ रही होगी। आप जानते हैं x इक्वल टू l हो चाहे या फिर x इक्वल टू 0 हो, दोनों ही कंडीशन के अंदर हमारी साई की वैल्यू 0 आती हैं। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 पे, और हम तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, ये हमारी इक्वेशन थी इक्वेशन नंबर 4, इसके अंदर अप्लाई कर देंगे a साइन 0 प्लस b cos 0। ठीक है, तो यहाँ से हमारा साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और cos 0 1 होता है, तो यहाँ से हमारी b की वैल्यू हमारी 0 आ जाएगी। अब हमारा वर्क आता है कि सेकंड बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करने का। सेकंड बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई करने के लिए हम x जो कंसिडर करेंगे वो हम l लेंथ पे कंसिडर कर रहे होंगे। l लेंथ पे कंसिडर करेंगे तो यहाँ पे भी हमारी साई की वैल्यू 0 आएगी। और अब हमारे पास एक और नई टर्म आ गई है जो कि डिफाइंड है, जहाँ पे हमारा जो कांस्टेंट b है वो भी 0 आ रहा होगा। ठीक है, तो x इक्वल टू l पे साई की वैल्यू 0 हो जाएगी और b की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब इसको हम पुट कर देंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर, जहाँ पे हम लिख सकते हैं a साइन kl प्लस 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन kl की वैल्यू 0, और ये डिफाइंड है हमारे मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ द साइन फंक्शन, जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं n पाई से। ठीक है, तो साइन kl की वैल्यू हमारी इक्वेट हो जाएगी n पाई के इक्वल, जहाँ से हम k की वैल्यू को लिख सकते हैं n पाई बाय l। अब आपको ध्यान रखना है यहाँ पे जो हमने बेसिकली पहले k कंसिडर्ड किया था, वो हमने के कांस्टेंट जो कंसिडर किया था कि वो हमारा स्क्वायर के टर्म में था, तो इसलिए यहाँ पे हम k स्क्वायर कर देंगे, n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय l स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। अब इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर देंगे और इसके देखेंगे कि हमारा क्या रिलेशन आ रहा है। तो पहली जो हमने k की वैल्यू कांस्टेंट जो टर्म में कंसिडर की थी वो थी हमारी यहाँ पे ये 2me डिवाइडेड बाय h कट स्क्वायर। तो ये हमारा इक्वेट हो जाएगा n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय l स्क्वायर के।
इन दोनों को जब हम इक्वेट करेंगे तो यहाँ से हम एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि हो जाएगी एच कट स्क्वायर एन स्क्वायर पाई स्क्वायर अब डिवाइडेड बाई 2ml स्क्वायर। ठीक है, एच कट की वैल्यू को मैंने आपको बता दिया था, एच कट की वैल्यू डिफाइंड होती है हमारी बेसिकली विद द हेल्प ऑफ द प्लैंक्स कांस्टेंट की डिवाइडेड बाय द 2 पाई करके। ठीक है, तो ये हो जाएगा h डिवाइडेड बाय 2 पाई। तो यहाँ पे हमने वही रख दिया है, एच कट की वैल्यू को h डिवाइडेड बाय 2 पाई रख दिया है। और यहाँ से हमारी एनर्जी जो फाइनली निकल करके आएगी, क्योंकि 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे हमारा 4 और ये यहाँ से 2 मल्टीप्लाई है, तो ये नीचे ओवरऑल डिनोमिनेटर में टर्म हमारी 8 की टर्म्स में आ रही होगी। तो ये फाइनली हमारी इक्वेशन की वैल्यू हो जाएगी n स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइड बाय दी 8ml स्क्वायर। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो है n की वैल्यू को वेरियस कंसिडर करते हैं। n की वैल्यू यहाँ पे हम कई 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, क्योंकि जो हमने n डिफाइंड किया था सेकंड बाउंड्री कंडीशंस के अंदर, वहाँ पे हमने बताया था कि साइन के एल की वैल्यू n पाई के टर्म्स में डिफाइंड है। और n पाई जो है ये हमारा मल्टीपल इंटीग्रल होता है, तो मल्टीपल इंटीग्रल के लिए हम n की वैल्यू को अलग अलग रख सकते हैं। ठीक है, तो फाइनली जब हमने बेसिकली n की वैल्यू को 1 रखा तब हमारी वैल्यू कुछ और आ रही होगी, n की वैल्यू को 2 रखेंगे तब हमारी n की वैल्यू कुछ और आएगी, एनर्जी की वैल्यू हमारी कुछ और आ रही होगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जब हम n की वैल्यू को 1 रखेंगे इस वाले इक्वेशन के अंदर तो ये बन जाएगा h स्क्वायर डिवाइडेड बाई दी 8ml स्क्वायर। और जब हम n की वैल्यू को 2 रखेंगे तो ये बन जाएगा 4h स्क्वायर डिवाइड बाई दी 8ml स्क्वायर। 4 से हमारा 8 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/2 h स्क्वायर डिवाइड बाई दी 2ml स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं वेरियस। और ये जो हमारी डिनोट हो रही हैं, चाहे हमने n की वैल्यू 1 रखा, n की वैल्यू 2 रखी, n की वैल्यू 3 रखी, क्योंकि ये मल्टीपल इंटीग्रल हैं, ये हमारी बताती हैं कि हमारी बेसिकली जो वैल्यू हैं ये हमारी डिनोट करती हैं आइगन वैल्यू से। क्योंकि आइगन वैल्यूज़ अलग अलग हैं तो इनके जो फंक्शन आ रहे होंगे वो भी हमारे अलग अलग आएंगे और उन फंक्शन के हमारे सॉल्यूशंस भी अलग अलग आ रहे होंगे। ठीक है, तो पार्टिकल 1 डायमेंशन बॉक्स के लिए आपको केवल इतना ही ड्राइव करना है कि हम कैसे जो है ये जो टर्म है हमारी जो मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ n के टर्म्स में आती है उसको डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद आप चाहे तो आइगन वैल्यूज़ को दिखा सकते हैं और आइगन फंक्शन की वैल्यू को डिनोट कर सकते हैं। आइगन फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो हमारी वेव फंक्शन की टर्म के अंदर कंसिडर्ड हो रही होगी, तो वहाँ पे हमारा वेव फंक्शन डिफाइन होगा आइगन फंक्शन के अंदर, जिसकी वैल्यू हम जानते हैं a sin kx से हम लिख सकते हैं आइगन फंक्शन की वैल्यू के लिए फॉर दी पार्टिकल इन 1 डायमेंशन बॉक्स के लिए। ठीक है, तो ये था डेरिवेशन हमारा पार्टिकल इन 1 डायमेंशन बॉक्स। तो इसके अंदर बस समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे हमको कि बेसिकली जो स्टेप्स यूज़ करने हैं वो यूज़ करने हैं। पहला यूज़ करना है हमारा पार्टिकल डिफाइंड होगा 1 डायमेंशन बॉक्स के अंदर, वहाँ पे हम यूज़ करेंगे बाउंड्री कंडीशंस। पहली बाउंड्री कंडीशन हो जाएगी x इक्वल टू 0 पे, सेकंड बाउंड्री कंडीशन हो जाएगी x इक्वल टू n पे। दोनों ही केस के अंदर चाहे हमारा पार्टिकल इन 1 डायमेंशन बॉक्स x इक्वल टू 0 हो तो वहाँ पे भी हमारा जो साई फंक्शन है यानी कि वेव फंक्शन है वो हमारा 0 हो रहा होगा। और जब हमारा बेसिकली सेकंड बाउंड्री कंडीशन पे x की वैल्यू l है तो वहाँ पे हमारा साई जो है फंक्शन यानी कि वेव फंक्शन जो है वो भी हमारा 0 होगा। दोनों की वैल्यू की ग्रेटर पे x ग्रेटर देन 0 है, x ग्रेटर देन l है, वहाँ पे भी हमारा वेव फंक्शन 0 आ रहा होगा। केवल वेव फंक्शन हमारा डिफाइंड होगा विद इन द बाउंड्री कंडीशंस जब हमारी x की वैल्यू 0 से l के बीच की रेंज के अंदर आ रही होगी। ठीक है, तो ऐसे डिफाइन करते हैं हम पार्टिकल इन 1 डायमेंशन बॉक्स। अब क्योंकि ये हमारी एप्लीकेशन थी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की, तो हम देख लेते हैं कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमारी होती क्या है, कैसे उसको ड्राइव किया जाता है। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को लिखने के लिए हम जानते हैं 2 टाइप्स की होती है। पहली होती है हमारी बेसिकली टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन, सेकंड हो सकती है हमारी टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। अब चाहे वो टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन दे या टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन दे, हमारा टारगेट रहता है जब हम वो पूछा जाएगा टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन तो ओवरऑल जो हमारी वैल्यू है उसमें से हमारा टाइम को जो है एक्सक्लूड करना है और टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन के अंदर हमारा t की वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, ये हमारा मेन टारगेट रहता है और t हमारा डिपेंड करता है टाइम पीरियड को। ठीक है, तो अगेन हम वही जनरल
डिफरेंशियल इक्वेशन लेंगे जो हमने कंसिडर की थी, डेल स्क्वायर साइड इज इक्वल टू 1/v स्क्वायर डेल स्क्वायर साइड बाई डेल टी स्क्वायर। यहाँ पे v है हमारा पोटेंशियल एनर्जी, साई है हमारा वेव फंक्शन और x की टर्म में है, तो यानी कि हमने जो एक्सप्रेशन लिखा है डिफरेंशियल फॉर्म में जनरल वेव इक्वेशन का, ये हमारा डिफाइंड है केवल वन डायमेंशन बॉक्स के लिए। अब हम यहाँ पे जो है इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को 3 डायमेंशन बॉक्स के अंदर लिखने के लिए हम जो है y कंपोनेंट, z कंपोनेंट और x कंपोनेंट तीनों ही कंपोनेंट ले रहे होंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा डेल स्क्वायर साइड डिवाइडेड बाय द डेल एक्स स्क्वायर प्लस, यानी कि x कंपोनेंट आ जाएगा यहाँ पे हमारा, y कंपोनेंट आ जाएगा और z कंपोनेंट आ जाएगा। ये हमारा एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। अब यहाँ से हम साई की वैल्यू को कॉमन ले लेंगे, साई की वैल्यू को कॉमन ले लेंगे तो हमारी जो ऑपरेटर बन जाएगा फाइनली वो हो जाएगा हमारा डेल्टा स्क्वायर साई इज इक्वल टू वी स्क्वायर 1/v स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर साई डिवाइडेड बाई डेल टी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा डेल्टा है, ऑपरेटर है, इसको यूज़ हम इसलिए करते हैं ताकि हम जो है, जो हमने बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइंड की है उसके अंदर हम जो है डिफरेंशिएशन का यूज़ करके टाइम इंडिपेंडेंट है तो वहाँ से हम टाइम को हटा सकें, और यदि टाइम डिपेंडेंट है तो वहाँ से हम टाइम को ला सके, ठीक है। तो क्योंकि हम यहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन श्रोडिंगर की, तो यहाँ पे हमारा जो ये टी वाला टर्म है इसको एक्सक्लूड करना है हमको यहाँ पे। तो इसको एक्सक्लूड करने के लिए पहले हम इसका जनरल सॉल्यूशन ले लेते हैं। अब क्योंकि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये 3D टर्म्स के अंदर है, तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन आएगा वो भी हम 3D टर्म्स के अंदर ले रहे होंगे, यानी कि उसके अंदर x कंपोनेंट भी आएगा, y कंपोनेंट भी आएगा और फाइनली हमारा z कंपोनेंट भी आ रहा होगा, ठीक है। तो साई x, y, z के लिए डिफाइन कर सकते हैं हम साई नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी। अब यहाँ पे जो है ये हमारी इक्वेशन आई, इक्वेशन नंबर 3, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे टी की टर्म में, क्योंकि हमारा टी को हमें यहाँ से एक्सक्लूड करना है, टी को हटाना है। तो ये हो जाएगा डेल साई बाई डेल टी इज इक्वल टू साई नॉट इंटू माइनस आई ओमेगा इंटू ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी। एक बार अगेन हम इसको डिफरेंशिएशन कर देंगे तो यहाँ पे हमारा जो आप जानते हैं e के पावर x का डिफरेंशिएशन हमारा बेसिकली e के पावर x रहता है, लेकिन यदि e के पावर हमारे पास 2x है तो 2 हमारा मल्टीपल में बाहर आ जाता है, ठीक है। तो फाइनली और x कंपोनेंट हमारा एज इट इज़ रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे जो t कंपोनेंट है वो हमारा एज इट इज़ हो रहा होगा e की पावर में, लेकिन जो हमारे और एक्सप्रेशन है जैसे i माइनस आई आयोटा इंटू ओमेगा है, ठीक है, ये हमारे बाहर आ जाएंगे। और ये आप जानते हैं ये साई हमारा वेव फंक्शन है, टी टाइम है, आयोटा ये हमारा आई आयोटा है, और ये जो म्यू ये ओमेगा है ये हमारा डिफाइंड हो रहा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी से, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है हमारा बेसिकली 2 पाई म्यू। और यदि यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी की टर्म में हटा करके वेवलेंथ की टर्म में लिखना चाहें तो फाइनली हमारे वो हो जाएगा c बाय लेमडा से, क्योंकि ये हमारा पार्टिकल कैसा है, यहाँ पे हम फोटोन पार्टिकल नहीं लेकर के फ्री पार्टिकल ले रहे हैं, तो v बाय लेमडा हमारा ये आ रहा होगा इसके अंदर, ठीक है। यदि फोटोन होता तो फोटोन आप जानते हैं फोटोन के अंदर हमारी जो v है वो हमारी 0 नहीं होती, तो वहाँ पे हम स्पीड ऑफ लाइट से वो ट्रैवल करता है, तो c बाय लेमडा हमारी इक्वेशन में आ रहा होता, ठीक है। क्योंकि ये फ्री पार्टिकल है तो यहाँ पे हम v बाय लेमडा लिख देंगे। और ये फ्री पार्टिकल जो हमने कंसिडर किया है किसके एप्लीकेशन की मदद से कंसिडर किया है, हमने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की मदद से कंसिडर किया है, ठीक है, और जो कि डिफाइंड होती है और इसका एप्लीकेशन है हमारा पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स के अंदर, ठीक है। तो फाइनली यहाँ से हमारी जो इक्वेशन ओवरऑल बन जाएगी वो हमारी v बाय लेमडा के टर्म्स में आ जाएगी ये इक्वेशन। अब हम जानते हैं ये जो हमारा v स्क्वायर है, यहाँ पे हमने बेसिकली अब जो लेमडा की वैल्यू है वेवलेंथ की उसको पुट किया है, यानी कि हम वेवलेंथ की वैल्यू को h बाय p लिख सकते हैं, ठीक है। h है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट, p है हमारा मोमेंटम। अब जब भी हमारा मोमेंटम आएगा तो उसका कुछ ना कुछ मास हो रहा होगा और वो पार्टिकल जो भी है वो हमारा v वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने अगेन वही किया है, जो p की वैल्यू लिखी थी वहाँ पे हमने मास लिखा है और वेलोसिटी लिखी है, ठीक है। अब हमने फाइनली यहाँ पे किया है कि जो हमारा h कट था उसकी वैल्यू को भी यहाँ पे हमने इक्वेट कर दिया है। h कट की वैल्यू हम जानते हैं h बाई 2 पाई से डिनोट करते हैं। तो फाइनली हमारी जो ओवरऑल इक्वेशन बन जाएगी वो बन रही होगी डेल स्क्वायर साइज इक्वल टू 1/v स्क्वायर इंटू
माइनस वी स्क्वायर एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई एच कट स्क्वायर इंटू साई। ठीक है, अब यहाँ पे हमारी जो इक्वेशन बनी, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे हम एनर्जी इक्वेशन का। अब एनर्जी इक्वेशन का हम यूज़ करेंगे, हम जानते हैं एनर्जी हमारी दो टर्म्स में डिफाइंड होती है, एक होती है हमारी काइनेटिक एनर्जी, एक होती है हमारी पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी आप सभी जानते हैं, उसको हम इक्वेट कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी को 1/2 mv² से, और पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम एक कांस्टेंट यूज़ करते हैं, उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल V से। ठीक है, तो कैपिटल V हमारा डिफाइंड हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के लिए, और हाफ mv² हमारा डिफाइंड हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो अब ये जो हमारी एनर्जी है, इसको हमने माइनस पोटेंशियल एनर्जी की टर्म में कंसिडर कर लिया है, तो E माइनस V हो जाएगा हमारा हाफ mv²। ठीक है, अब यहाँ से हमने m से मल्टीप्लाई कर दिया है दोनों साइड, तो ये बन जाएगा 2m इंटू ई माइनस वी इक्वल टू m²v²। फाइनली जो हमारी मोमेंटम की वैल्यू थी, मोमेंटम की वैल्यू के अंदर हमारा मल्टीप्लिकेशन आता है मास एंड वेलोसिटी का, वो हमारा इक्वेट हो जाएगा 2m इंटू ई बाई वी से। अब इस इक्वेशन को जो है हमने पुट कर दिया है इक्वेशन नंबर बेसिकली हमारे इसके अंदर, जहाँ पे हमने डिफाइंड किया है कि हमारा जो डेल स्क्वायर साई है वो हमारा m²v² की जगह हम ये इक्वेशन रख देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा न्यूमरेटर में -2m इंटू ई माइनस वी डिवाइडेड बाई दी एच कट स्क्वायर इंटू साई। ठीक है, और ये हमारा बताता है कि जो हमारी ओवरऑल इक्वेशन आई, इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, ये हमारी डिनोट करती है शॉर्टिंगल टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन को। ठीक है, तो फाइनली जो हमारी शॉर्टिंगल टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन आई है, वो हो जाएगी हमारी डेल स्क्वायर साई प्लस 2m डिवाइड बाई एच कट स्क्वायर इंटू ई माइनस कैपिटल V इंटू साई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आप अब तक समझ गए होंगे। E हमारी टोटल एनर्जी है, V हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, M मास है, और साई हमारा जो है ये हमारा वेव फंक्शन को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे हम जो है शॉर्टिंगल टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन को लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारा वर्क आता है यहाँ पे, जो हमारा ये कैपिटल V है पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये हम यूज़ करते हैं पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स के लिए एप्लीकेशन में, और पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स जो है वो हमारा केवल डिफाइंड होता है 1D के लिए, यानी कि वन डायमेंशन के लिए। तो वन डायमेंशन के लिए जब भी ये डिफाइंड होगा तो वहाँ पे हम फ्री पार्टिकल कंसिडर कर रहे होंगे, और फ्री पार्टिकल के केस के लिए हम कैपिटल V को 0 लेते हैं। तो फाइनली हमने वही किया है, कैपिटल V को 0 इक्वेट कर दिया है। तो फाइनली जो हमारी इक्वेशन बन जाएगी वो हो रही होगी डेल स्क्वायर साई प्लस 2m डिवाइड बाई एच कट स्क्वायर इंटू ई साई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारी शॉर्टिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन एक हो जाएगी हमारी ये इक्वेशन नंबर 1, और एक हम डिफाइन कर सकते हैं जब हमारी फ्री पार्टिकल के केस में कैपिटल V की वैल्यू 0 हो जाएगी, तब हम शॉर्टिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन को ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो हमारा बताता है कि शॉर्टिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन को हम कैसे लिखेंगे। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, यहाँ पे हमारे पास एक जनरल गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, उसका सॉल्यूशन लेंगे, लेकिन उस सॉल्यूशन के अंदर हमारा बेसिकली जो है टाइम फंक्शन नहीं आ रहा होगा, तो हमारा टारगेट होगा कि टाइम फंक्शन को ड्राइव करना और उसके अंदर हमारी ओवरऑल इक्वेशन के अंदर टाइम का फंक्शन लाना, क्योंकि हमको टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन की शॉर्टिंगर को डिफाइन करना है। ठीक है, तो आप देख भी सकते हैं हमने जो बेसिकली यहाँ पे जनरल वेव इक्वेशन कंसिडर्ड की है फॉर दी शॉर्टिंगर वेव इक्वेशन में, वो साई इक्वल टू साई नॉट ई माइनस ई टू द पावर आई ओमेगा टी कंसिडर किया है। इसको हम बेसिकली डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो ये बन जाएगा साई इक्वल टू साई नॉट माइनस आई ओमेगा ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी, और ये जो हमारी ओवरऑल वैल्यू है साई नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी, इसको हम साई के इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारी जनरल सॉल्यूशन के लिए डिफाइंड है वेव इक्वेशन। ओमेगा आप समझ गए होंगे अब तक एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारी 2 पाई म्यू के इक्वल आ रही होती है। ठीक है, अब हम हमारे यहाँ पे हमारा टारगेट है कि यहाँ पे हम इसको एनर्जी की टर्म में डिफाइन करें। तो इससे पहली वाली टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन में हमने जो है
एंगुलर फ्रीक्वेंसी को वेवलेंथ के टर्म में कंसिडर किया था, यहाँ पे हम एनर्जी के अंदर कंसिडर कर रहे होंगे। और जब भी हमारी एनर्जी आएगी वो हमारी मल्टीप्लिकेशन होती है एच म्यू के, या फिर आपने पढ़ा भी होगा, हमने बताया था कि जो एन टोटल एनर्जी की वैल्यू है वो हमारी एन एच म्यू के लिए इक्वल होती है फॉर दी ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब उसके अंदर हमारे क्या डिफाइंड होते हैं, वहाँ पे हमारे ऑसिलेटर्स होते हैं। तो ऑसिलेटर्स की हमारी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के अंदर डिफरेंट एनर्जी की वैल्यू आ सकती है। जब हमारी एन की वैल्यू 1 रहेगी तो एच म्यू रहेगी, टाइप 2 एनर्जी के अंदर 2 एच म्यू हो जाएगी, टाइप 3 एनर्जी के अंदर हमारी 3 एच म्यू हो जाएगी। ठीक है, तो वहाँ से हम E = एच म्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारी V की वैल्यू हो जाएगी E/h। ठीक है, तो फाइनली हमने जो डिफरेंशिएशन करके ऑब्टेन की इक्वेशन साई इंटू माइनस आई ओमेगा, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो साई इंटू माइनस आई ओमेगा की जगह हम लिख सकते हैं माइनस आयोटा इंटू ओमेगा की जगह हम लिख देंगे E/h कट। ठीक है, और ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा h कट है इसकी वैल्यू होती है h/2 ठीक है, तो यहाँ से हमारी ई साई की वैल्यू हो जाएगी h कट आई डी साई/dt या फिर डाइवर साई/dt। ये हमारा बेसिकली टोटल एनर्जी है, ये हमारा वेव फंक्शन है, और ये हमारी टाइम के टर्म्स में हमारी जो सॉल्यूशन था पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का वो हमारे टाइम्स की टर्म में आ गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा टाइम का फंक्शन आ गया है इस सॉल्यूशन के अंदर। अब हमारा टारगेट है कि हम जो है शॉर्टिंगल टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं। तो पहले जो हमने इक्वेशन नंबर कंसिडर की थी, इक्वेशन नंबर 2, जहाँ पे हमारा फ्री पार्टिकल की वैल्यू भी थी, टोटल एनर्जी की वैल्यू थी, मास की वैल्यू थी और वेव फंक्शन साई डिफाइन था, उसके अंदर हम यहाँ पे पुट कर देंगे ओवरऑल इस वैल्यू को, यानी ई साई की वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे। तो डेल स्क्वायर साई प्लस 2m/h कट स्क्वायर इंटू h कट इंटू आई डी साई/dt माइनस वी ओमेगा इंटू इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने h कट बाय 2m हमने यहाँ से कॉमन ले लिया है, तो यहाँ से हमारा बन जाएगा h कट डिवाइडेड बाय 2m इंटू डेल स्क्वायर साई प्लस h कट आई इंटू डाइवर साई/dt माइनस वी ओमेगा इक्वल टू 0। और ये हमारी डिफाइंड होती है शॉर्टिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से हम शॉर्टिंगल टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन को ड्राइव कर सकते हैं। और यहाँ से आप देख भी सकते हैं जो हमारी ओवरऑल इक्वेशन आई है ये हमें बता रही है कि यहाँ पे हमारा t का फंक्शन यानी कि टाइम पीरियड का फंक्शन आ गया है, जो कि डिनोटेड में है डिनोमिनेटर के अंदर, जिसको हमने रिप्रेजेंट किया है डाइवर साई/डाइवर t से। ठीक है, अब ये जो हमारी ओवरऑल वैल्यू आई इसको हम अगेन थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके एक न्यू ऑपरेटर का डिफाइन कर सकते हैं। उस ऑपरेटर को कहते हैं हम बेसिकली हैमिल्टन ऑपरेटर। तो ये जो हमारी ओवरऑल वैल्यू है h कट आई डेल साई/dt इज इक्वल टू वी ओमेगा माइनस h कट स्क्वायर बाय 2m इंटू डेल स्क्वायर साई इंटू ओमेगा। तो यहाँ से हमारी जो वैल्यू है यहाँ से हमने इक्वेट कर दी है, साई फंक्शन को हमने कॉमन ले लिया है। तो ओवरऑल जो वैल्यू बन जाएगी वो हो जाएगी हमारी E इंटू साई इज इक्वल टू कैपिटल H इंटू ओमेगा। और ये जो H है ये हमारा डिनोट कर रहा है हैमिल्टन ऑपरेटर से। ठीक है, तो इसको आप डिफाइन भी नहीं करना चाहें तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हमारा एक शॉर्टिंगल टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन से एक हमारा हैमिल्टन ऑपरेटर भी ड्राइव हो सकता है। ठीक है, और वो कैसे ड्राइव होता है, वहाँ से हम वेव फंक्शन को कॉमन ले लेते हैं और जो h कट आई डेल साई/dt है इसको हम एक लेफ्ट साइड में ला करके इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, h की वैल्यू जो बन जाएगी यहाँ से हम हैमिल्टन ऑपरेटर की वो हो जाएगी v माइनस h कट स्क्वायर बाय 2m इंटू डिवाइडेड बाय 2m इंटू डेल्टा। ठीक है, ये हमारी इक्वल आ जाएगी h की वैल्यू। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। इस वीडियो में आप समझ गए, हमने बेसिकली शॉर्टिंगर वेव इक्वेशन देखी। और शॉर्टिंगर वेव इक्वेशन हमारी जो होती हैं वो दो टाइप्स की होती हैं। पहली होती है टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन, सेकंड होती है हमारी
सेकंड होती है हमारी टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन। इन दोनों में हमारा टारगेट रहता है टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन के अंदर कि हमारा टाइम की टर्म को एक्सक्लूड करना, और टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन में जो हमने जनरल सॉल्यूशन कंसिडर की, जनरल डिफरेंशियल वेव इक्वेशन की, वहाँ पे हमारा टाइम पीरियड आना चाहिए फॉर दी पर्टिकुलर टाइम श्रोडिंगर टाइम डिपेंडेंट वेव इक्वेशन। फिर हमने डिफाइन किया पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स। जो हमारा पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स है वो हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की एप्लीकेशन पे बेस्ड रहता है। वहाँ पे हम यूज़ करते हैं फ्री पार्टिकल, दो बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं x = 0 x = L पे। वहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों बाउंड्री कंडीशन पे हमारा वेव फंक्शन डिफाइंड नहीं होता है। वेव फंक्शन हमारा पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स के अंदर केवल डिफाइंड होता है जब हमारा फ्री पार्टिकल हो और वो हमारा 1D के अंदर हो, जहाँ पे हम जो बाउंड्री कंडीशन यूज़ करेंगे वो x की वैल्यू को हम जब हम 0 से L तक इक्वेट करेंगे तभी वो हमारा डिफाइंड होगा। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो में। इस वीडियो में आप पार्टिकल इन वन डायमेंशन बॉक्स समझ गए और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन समझ गए, जो हमारी दो टाइप्स की होती हैं, टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।